नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास हमारी यूपी टेट सी टेट के ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरणीय अध्ययन के कुछ प्रैक्टिस सेट के ऊपर होगी, जिसमें हम लोग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। ईवीएस में आपको लगभग ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अप्लाइड होते हैं और कभी कभी सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सबसे पहले हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ऑप्शन दिए हुए हैं राइसड्रोनेट, डायाजेपम, फॉलिक एसिड और हाइड्रालेजिन। ये हमारे 4 ऑप्शन हो जाते हैं और इनमें से सही कथन हमें ए और डी है या बी और सी है, ए बी और सी या बी सी और डी। तो उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के लिए इलाज के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो इलाज होता है उसके लिए हमें मुख्य इन दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, डायाजेपम, फॉलिक एसिड एवं हाइड्रालिजिन। तो हमारा ये तीनों दवाएं कहाँ पर हैं? ये हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी पर, यानी बी सी और डी आपके एग्ज़ाम में राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और बी सी और डी पर क्लिक कर देना है और आपको 1 नंबर यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है। अब हमें ध्यान से ऑप्शन चारों पढ़ लेने हैं। चिकनगुनिया, मलेरिया या मियादी बुखार, हैज़ा, डेंगू, मलेरिया। जी नहीं, दोनों नहीं होते हैं। अब हम तीनों सी नंबर ऑप्शन पर पहुंचेंगे। चिकनगुनिया भी मच्छर से होता है, डेंगू भी मच्छरों से ही होता है और मलेरिया भी मच्छरों से ही होता है। तो हमें ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देना है और सी इज़ द राइट आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में लिखा हुआ है 123 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें लिखा हुआ है, चुकंदर पौधे का भाग है। चुकंदर पौधे का डैश भाग है। अब इस डैश में क्या आएगा? मुख्य जड़ आएगी, आकस्मिक आएगा, तने का कंद आएगा या प्रकंद आएगा। तो चुकंदर पौधे का जो होता है वो मुख्य जड़ होता है। तो हमें यहाँ पर मुख्य जड़ पर क्लिक कर देना है। मुख्य जड़ इज़ द राइट आंसर। अब हम आगे 124 पहुँचेंगे। लिखा हुआ है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। ये सीटेट के इस सेट में भी आ चुका है, इस साल के सेट में भी आ चुका है और पिछले सालों के सेट में भी आता है। यहाँ बिहार राज्य नहीं आकर यहाँ आता है मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि। तो जो मानी जाती है, एनसीईआरटी ने जो माना है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर को मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय माना जाता है जहाँ पर हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आगे का जो क्वेश्चन है उसमें है, अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है। अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो इस पे हम ध्यान से थोड़ा ध्यान देंगे। क्या डीएनए है? ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें नहीं दिख रहे होंगे। डीएनए लिखा हुआ है, आरएनए लिखा हुआ है, आरएनए, क्रोमोसोम लिखा हुआ है और एक तरफ जीन लिखी हुई है। जीन तो जो अनुवांशिकता जो रिलेटेड होता है वो जीन से रिलेटेड होता है। तो अनुवांशिकता के लिए आपको ऑप्शन डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम को हटाते हुए हमें जीन पर क्लिक कर देना है। जीन इज़ द राइट आंसर। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्लाइड नंबर 2 पर चलते हैं और इसमें ईवीएस की पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? ये आपका क्वेश्चन है। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन हमें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना, समय का सदुपयोग बिल्कुल सही है, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण हाँ बिल्कुल सही है, मास्टरी लर्निंग बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग यानी विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना जो होता है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर सीटेट में हमेशा देने हैं। ऐसे आंसर जो हमारे पॉजिटिव हों उनसे रिलेटेड हमें
देते हुए ऑप्शन को ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा आंसर है। कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में हमें तीन के तीनों ऑप्शन सही लगते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक मतलब अप्रासंगिक निगेटिव हमें ढूंढना है। तो कौन सी चीज़ जो अप्रासंगिक है, तो इसमें हमें ध्यान देना है कि बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, ये, या अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, ये हमारा अप्रासंगिक है। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप शैक्षणिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तो दिन भर जो बस्ता है उसको बोझ लेके चलने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बात है ये अप्रासंगिक है, ये यहाँ सुटेबल नहीं हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इज़ द राइट आंसर। अब 129, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में क्या होना चाहिए, इस पर ध्यान देंगे तो संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, ठीक है। लेकिन लास्ट में है अपने आसपास खोजने के अवसर प्रदान करना। डी जो है आपको इन सब तीनों ऑप्शन से बिल्कुल सही लग रहा होगा, क्योंकि बच्चा जब खोजेगा, जब प्राथमिक स्तर का बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को देखेगा, कॉन्क्रीट फॉर्म में देखेगा, तो बहुत अच्छे तरीके से वो सीख पाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर उनमें अवसर देना, तो डी इज़ द राइट आंसर। हम लोग आगे की स्लाइड में बढ़ जाते हैं और ध्यान देते हैं, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। अब हमें ध्यान देना है, पर्यावरण पढ़ाने की विधियों पर बात हो रही है। तो सबसे पहले बी समस्या समाधान विधि, ए व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, ठीक है। समस्या समाधान ये भी विधि सही है। संयोगात्मक अधिगम ये भी सही है। निर्देशित खोज ये भी सही है। ये तीनों हमारी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। लेकिन व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने की ये भी हमारी, ये सबसे सुटेबल विधि है हमारी। इसके अलावा ये तीनों विधियां जो हैं वो भी पर्यावरण पढ़ाने की विधियां हैं। तो सबसे अच्छा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। हमें व्याकरण इनको नहीं ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, व्याख्यान ज़्यादा नहीं करना पड़ता। समस्या समाधान भी हमारे पास होता है, उसमें भी हम ईवीएस में यूज करते हैं। लेकिन व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्यान से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है उसका, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, अब ये आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को किस पर बल देना चाहिए ये ध्यान देना है हमें। तो ये ऑप्शन पहले पढ़ते हैं क्या बता रहा है। विशेषज्ञ प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव आंसर है। विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान नहीं, रोट लर्निंग नहीं करानी है हमें। पुस्तक और परीक्षाओं का मतलब ही नहीं है। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में सम्मान देना चाहिए, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करने में सम्मान देना चाहिए, ये भी मान लेते हैं। लेकिन पर्यावरण के शिक्षकों की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमें प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चा उन प्रयोगों से अच्छी तरह सीख सके। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। अब यहाँ पर जो डैश है उस पर क्या होगा, तो यहाँ होगा इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों में अंतर्निर्मित या पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो प्रकरणों में अंतर्निर्मित जो होगा वो होना चाहिए, ताकि वो उसी से बने, बच्चा जब पढ़े तो उसी से बहुत अच्छे से वो समझ सके। आगे की स्लाइड पर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं थोड़ा
ईवीएस का जब आएगा आपका क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इनको पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना है और बहुत आसान तरीके से उसका आंसर देना है। लिखा हुआ है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। अब हम जो तथ्य हैं उनको पढ़ लेते हैं। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लौह पानी की तुलना तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। ठीक है, ये भी बात सही है। लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है, ये बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के पूरी तरीके से फॉलो करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हमें जब पढ़ाना है उसे तो ये भी ध्यान देना है कि हम जो सिद्धांत पढ़ा रहे हैं उनको वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। 139 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? उद्देश्य कौन सी कथन है जो उद्देश्य निरूपित करता है? ए, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ठीक बात है, परिचित कराना ठीक है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ठीक है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ेंगे तभी बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। डी नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फेफड़े डैश के प्राथमिक अंग हैं। फेफड़े किसके प्राथमिक अंग हैं ये ध्यान देते हैं। क्या डाइजेशन सिस्टम पाचन के हैं? नहीं। कब्ज के? बिल्कुल नहीं, इससे फेफड़ों का कोई लेना देना नहीं। पसीना, इससे कोई लेना देना नहीं। तो श्वसन रिस्पिरेशन सिस्टम ही जो हमारे लंग्स हैं वो रिस्पिरेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में इसमें थोड़ा सा कट गया है, लिखा हुआ है संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। तो जो नदी घाटी परियोजना है ये यूपी टेट का क्वेश्चन है। यूपी टेट में ऐसे यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान दे देना है। और इसमें जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना चलाई गई है, तो ये बेतवा नदी हो जाएगा। अब अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है, ये भी यूपी टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी हमीरपुर हो जाएगा इसका आंसर। हमीरपुर इज़ द राइट आंसर। ये दोनों क्वेश्चन यूपी टेट से हैं, लेकिन कभी कभी सी टेट में भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन है 145, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। वर्षा जल संचयन, जब हम वर्षा के जल को संचयन करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में होता है? क्या सिंचाई में होता है? जी हाँ, बिल्कुल सिंचाई में भी होता है, लेकिन आगे के 3 ऑप्शन अभी हमें और पढ़ने हैं, तब उस पर टिक करना है। कृषि में होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है कृषि में। पेयजल में होता है? बिल्कुल, तीनों ऑप्शन में होता है। लेकिन भूमिगत जल स्तर पर में वृद्धि, ये अगर होगा तो ये तीनों चीज़ें होंगी। तो वर्षा जल संचयन का सबसे बड़ा महत्व जो होता है वो भूमिगत जल स्तर वृद्धि में होता है। देन डी इज़ द राइट आंसर। प्रॉपर हमारा डी जो है वही राइट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ईवीएस की ये क्लास काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, और आगे हम और भी क्लासेस ऐसे ही ईवीएस, सीडीपी तथा हिंदी इंग्लिश की लाते रहेंगे। तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।